दोस्तों नमस्कार। वाईफाई एक में यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। मैं खेमराज फौजदार आपको लेकर के आया हूँ साइकोलॉजी का वीडियो। साइकोलॉजी में हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमने पढ़ा था, और शिक्षा मनोविज्ञान में हमने देखा था कि शिक्षा की प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से होती है। तो हमने देखा कि जॉन ड्यूबी और रायबर्न ने शिक्षा प्रक्रिया को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, ट्राइपोलर एक्टिविटी कहा है। इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीन बिंदु होते हैं। ये बात हमने जानी थी। अब बात करते हैं हम पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम क्या है, कहां से आया है? तो देखिए, पाठ्यक्रम जो शब्द है अर्थात सिलेबस, ये सिलेबस प्लस को-करिकुलर एक्टिविटी मिलकर के बनता है करिकुलम अर्थात पाठ्यचर्या। तो इस पाठ्यचर्या को कैसे पूरा कराया जाता है ये हमको देखना है। तो ये करिकुलम जो शब्द है ये लैटिन भाषा के क्यूरे वर्ड से आया है, क्यूरे वर्ड से बना है। और इस क्यूरे शब्द का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात जिस प्रकार एक दौड़ का मैदान होता है और इस दौड़ के मैदान में सभी लोग एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं और उनका एक लक्ष्य होता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी, शिक्षार्थी और शिक्षक इनके लिए एक दौड़ का मैदान है इस पाठ्यचर्या को पूरी करना। इस पाठ्यचर्या को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। तो ये वर्ड क्यूरे है और इस क्यूरे से बना हुआ है करिकुलम। इस करिकुलम के बारे में एक व्यक्ति है जिनका नाम है कनिंघम। इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा दी है। कनिंघम ने कहा है कि करिकुलम कलाकार के हाथ में, कलाकार यानी शिक्षक के हाथ में वह यंत्र या वस्तु है जिसके द्वारा वह अपनी कला सामग्री अर्थात विद्यार्थी को अपनी कला दीर्घा में अर्थात स्कूल में अपने लक्ष्य के अनुसार बदल सकता है या ढाल सकता है। ये बात कही है कनिंघम ने कि करिकुलम वह यंत्र है,
वह वस्तु है जिसके द्वारा कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में करिकुलम के द्वारा अपनी कला सामग्री अर्थात विद्यार्थी को अपनी कला दीर्घा यानी स्कूल में वो जैसा लक्ष्य रखता है वैसा बना सकता है। तो इसमें से प्रश्न या तो ये पूछा जा सकता है कि ये परिभाषा किसने दी है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इस परिभाषा में कलाकार कौन है, या कनिंघम के अनुसार कलाकार किसे कहा गया है, वह शिक्षक लिखा नहीं आएगा। कला सामग्री तो वह विद्यार्थी लिखा नहीं आएगा, और कला दीर्घा तो स्कूल नहीं लिखा आएगा। केवल इतना लिखा होगा कि कनिंघम की दी गई परिभाषा में कलाकार कौन है, शिक्षक। कला सामग्री कौन है, विद्यार्थी। कला दीर्घा क्या है, स्कूल। इस प्रकार से ये बात करिकुलम के बारे में इन्होंने कही है। तो यहां तक हमारा जो चैप्टर था एक एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में सामान्य जानकारी का, वो बात कंप्लीट, बेसिक बात कंप्लीट होगी। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो रीट के सिलेबस में पहला यूनिट बनाया हुआ है, दिया हुआ है, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट अथवा अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ जो शब्द है यह क्या है और डेवलपमेंट शब्द है वह क्या है, इन दोनों में अंतर देखते हैं और इनको समझते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, ग्रोथ को कहते हैं वृद्धि, और ये हो गया विकास। पहले ग्रोथ शब्द ही काम में लिया जाता था, लेकिन धीमे धीमे जब कुछ शब्दों का अर्थ पहचानने लगे तो डेवलपमेंट शब्द भी काम में आने लगा। यह डेवलपमेंट शब्द सर्वप्रथम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में काम में आया। अगर ऐसा पूछा जाए कि डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ है, तो आंसर होगा इकोनॉमिक्स में। इसके बाद ये धीरे धीरे अन्य विषयों में और अन्य क्षेत्रों में आया। अब मनोविज्ञान में इसका क्या अर्थ लिया गया है और क्या उपयोग है। तो अभिवृद्धि जो शब्द है मनोविज्ञान में, वह एक संकुचित धारणा को प्रदर्शित करता है या संकुचित शब्द है, जबकि विकास जो है वह एक व्यापक शब्द के रूप में काम में लिया जाता है। अभी क्यों लिया जाता है? क्योंकि अभिवृद्धि कहो या वृद्धि कहो, वृद्धि एक पक्ष में ग्रोथ को बताती है, जबकि विकास चहुमुखी होता है या एक से अधिक पक्ष में वृद्धि को दिखाता है, अर्थात बहुपक्षीय होता है विकास। इसके बाद वृद्धि को मापा जाना संभव है, अर्थात वृद्धि को हम लंबाई में, वजन में, मोटाई में, चौड़ाई में इंगित कर सकते हैं। इतना लंबा, इतना मोटा, इतना चौड़ा, इतना वजन। लेकिन विकास को मापा जाना संभव नहीं है। विकास, मानसिक विकास भी हो सकता है, सामाजिक विकास भी हो सकता है। कितना यूनिट विकास हुआ उसको मापना संभव नहीं है।
इनको हम किलोग्राम, लंबाई, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, लेकिन कितने ज्ञान में वृद्धि हुई इसको मापना संभव नहीं होता। अर्थात यह परिमाणात्मक या मात्रात्मक होता है। वृद्धि परिमाणात्मक या मात्रात्मक होती है। परिमाण यानी मात्रा ही होता है, दोनों पर्यायवाची शब्द है, और यह मात्रात्मक होता है, परिमाणात्मक होता है, यानी कुछ बातों को माप सकते हैं लेकिन संपूर्ण विकास को नहीं माप सकते, पूरे विकास को नहीं माप सकते, कुछ बातों को माप सकते हैं। इसलिए ये साथ में गुणात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक भी होता है। जैसे हम कहें कि राम ईमानदार है, तो ईमानदार है ये उसका गुण है। 5 किलो ईमानदार है ऐसा कभी नहीं कहते। ईमानदारी उसका एक क्या है, गुण है, तो गुणात्मक होता है विकास, और मात्रात्मक भी होता है और परिमाणात्मक भी होता है। क्यों? क्योंकि अभिवृद्धि या वृद्धि विकास में शामिल होती है, विकास वृद्धि में शामिल नहीं होता है। अगर कभी स्टेटमेंट में यह पूछा जाए क्या विकास वृद्धि में शामिल होता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। इसी प्रकार से वृद्धि जो है वह रचनात्मकता का सूचक होती है। रचनात्मकता का सूचक है, नई क्रिएटिविटी का सूचक होता है। यह विकास जो होता है वह रचनात्मक भी होता है प्लस विनाशात्मक भी होता है, विनाशात्मक भी होता है। अर्थात वृद्धि में केवल हम ये देखते हैं, ये समझते हैं कि बालक शिशु से बाल्यावस्था में आ गया है, बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में आ गया है, किशोर अवस्था से और आगे प्रौढ़ अवस्था में आ गया है। ये वृद्धि है, ये रचनात्मकता उसमें हो रही है। लेकिन अब इसके बाद उसकी वृद्धावस्था आती है तो वो उसका विनाश प्रारंभ हो गया है। उसके जो शरीर प्राप्ति उसने की है उसका क्षय प्रारंभ हो गया है, तो विनाशात्मकता को भी दर्शाता है। ये इन दोनों में अंतर की बात होती है वृद्धि और विकास में। वृद्धि संकुचित धारणा है, एक पक्ष में होती है, मापना संभव है, यूनिट में माप सकते हैं, परिमाण होता है, रचनात्मकता होती है। जबकि विकास एक व्यापक शब्द है, चहुमुखी विकास होता है, बहुपक्षीय होता है। विकास को पूर्णतः मापा जाना संभव नहीं है, उसके कुछ भाग को माप सकते हैं, इसलिए ये मात्रात्मक भी है, परिमाणात्मक भी है और गुणात्मक भी है। वृद्धि विकास में शामिल होती है, विकास वृद्धि में शामिल नहीं होता है, और रचनात्मक होने के साथ साथ ये विनाशात्मक भी होता है। ये दोनों चीजों में अंतर होता है इसमें वृद्धि एवं विकास में। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते थे, पर चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। मैं वैसे ही बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं। इसके बाद में अब आती है विकास की परिभाषाएं। किस किस व्यक्ति ने क्या क्या कहा है विकास और वृद्धि को लेकर के। तो श्रीमती हरलॉक ने ये कहा, हरलॉक ने कहा है कि विकास जो है वह व्यक्ति में, प्राणी में नवीन विशेषताएं एवं योग्यताओं का प्रस्फुटन करता है, ये कहा है श्रीमती हरलॉक ने।
कि जब किसी व्यक्ति में वृद्धि या विकास को देखा जाए तो वो विकास जो है वह उसमें कुछ नई विशेषताएं लेकर के आता है, नई योग्यताएं लेकर के आता है, नई योग्यताएं उसमें प्रस्फुटित होती हैं। इसी प्रकार से गैसेल नामक व्यक्ति ने कहा कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, दोनों ने एक ही शब्द प्रयोग लिया यहां पर, ये नवीन विशेषताएं एवं क्षमताओं, इन्होंने प्रयोग किया क्षमता, इन्होंने प्रयोग किया योग्यता। नवीन विशेषता एवं क्षमता विकसित करता है, क्षमता विकसित करता है कौन? विकास। गैसेल ने कहा है कि विकास जब व्यक्ति में होता है तो उसमें नवीन विशेषताएं आती हैं और नवीन क्षमताओं का विकास करता है, विकास यानी डेवलपमेंट। इसके बाद तीसरे व्यक्ति हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कहा है विकास को लेकर के कि व्यक्ति किसी भी अवस्था में कुछ भी सीख सकता है, अर्थात वह विकास कर सकता है, उसका विकास जो है वो हमेशा ही होता रहता है। आयु उम्र उसके विकास को रोकती नहीं है, वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास नहीं रुकता है। वृद्धि एक निश्चित समय या आयु होने पर ब्रेक हो जाती है, रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए जीवन की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, ऐसा किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है। इसके बाद हरलॉक ने इस विकास प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा है, या विकास को 4 भागों में बांटा गया है हरलॉक के द्वारा। तो देखते हैं कि उन्होंने कौन से 4 भाग बताए हैं, कि कौन कौन से 4 काम होते हैं विकास प्रक्रिया में। तो नंबर 1, विकास प्रक्रिया में आकार में परिवर्तन होता है। जो विकास होता है, अब विकास का मतलब वृद्धि नहीं है, मैं पीछे बता रहा हूं, वृद्धि केवल रचनात्मक होती है, विकास विनाशात्मक भी होता है। जैसे एक बालक शिशु से बाल्यावस्था में आता है, इसके बाद किशोर अवस्था में आता है, इसके बाद वृद्ध अवस्था में आता है। तो देखो यहाँ भी आकार में परिवर्तन हो रहा है, ये भी विकास है। यहाँ इससे बड़ा हुआ या इससे बड़ा हुआ, प्रौढ़ अवस्था आई बीच में, प्रौढ़ अवस्था से फिर वो वृद्धावस्था में आया, तो यहाँ भी उसका ये विकास ही है। जो उसका शरीर भले ही उसमें कमी आई है, लेकिन ये किसका द्योतक है? विकास का द्योतक है। और इस जगह तक ये क्या है? वृद्धि का द्योतक है। ये वृद्धि का द्योतक है और वृद्धावस्था में भी इसका विकास का द्योतक है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? आकार में परिवर्तन आता है। दूसरी बात, अनुपात में परिवर्तन। अनुपात यानी अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में कैसे परिवर्तन होता है? जब बालक जन्म लेता है तो उसके सिर और शरीर का अनुपात
25:75 होता है। सिर और शरीर का, यानी कि सिर उसके शरीर के 1/4 भाग होता है। लेकिन धीरे 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 जैसे वो अन्य अवस्थाओं में जाता है, ये परसेंटेज घटता हुआ चला जाता है, कम हो जाता है। सिर छोटा नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखनी। हम कहेंगे साहब सिर छोटा हो गया, सिर कभी छोटा नहीं होगा, उसकी जो वृद्धि दर है वो कम होगी, यानी संतुलन में आएगा। अगर आज हमारे शरीर का 25% भाग हमारा सिर होता तो गर्दन उसको झेल ही नहीं पाती, इसलिए संतुलित होता है, छोटा नहीं होता है। जो अवस्था जन्म के समय आई है उससे छोटा सूखेगा थोड़ी, बल्कि वह संतुलन होना कहते हैं, इसको बैलेंस होना कहते हैं। तो अनुपात में परिवर्तन होता है, दूसरी विशेषता। इसके बाद में तीसरी विशेषता होती है पुराने चिन्हों का लोप। पुराने चिन्हों का लोप, चिन्हों का लोप और नवीन चिन्हों का, चौथी विशेषता है नवीन चिन्हों का उद्गम। पुराने जो चिन्ह होते हैं, विशेषताएं होती हैं, वो कभी कभी विलुप्त हो जाती है और नए चिन्ह, नई प्रक्रियाएं डेवलप हो जाती है, विकसित हो जाती हैं। ये 4 बातें बताई हैं श्रीमती हरलॉक के द्वारा। अब देखते हैं नेक्स्ट कि ये जो विकास है वो किन नियमों पर आधारित है, किन नियमों या सिद्धांतों पर आधारित होकर के होता है। तो विकास के नियम या विकास के सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सामान्य सिद्धांत की बात करेंगे। विकास के सामान्य सिद्धांत कह सकते हैं इनको, सामान्य सिद्धांत। नंबर 1, समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम, इसका अर्थ है कि कोई भी प्रजाति जिसमें प्रजनन हो रहा है उसमें समान ही मॉडल, प्रतिमान यानी मॉडल, समान प्रजाति से समान प्रजाति का ही जन्म होता है। यह कहलाता है समान प्रतिमान का नियम। गाय से गाय का बछड़ा, गाय का बछड़ा का जन्म होना, मानव प्रजाति से मानव प्रजाति होना, हो सकता है रंग रूप वेशभाषा अलग हो, लेकिन मानव प्रजाति से मानव प्रजाति ही उत्पन्न होती है। इसको कहते हैं समान प्रतिमान का नियम। दूसरा है क्रमबद्धता का नियम। क्रमबद्धता का नियम अर्थात विकास क्रमिक रूप से होता है। क्रमिक रूप से होता है, जो क्रम है विकास का वह निश्चित है। जैसे गर्भावस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, तो ये क्रम है। इसी क्रम में विकास होता है और इस क्रम के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे से इस क्रम को नहीं खरीदा जा सकता कि शिशु अवस्था से सीधा किशोर अवस्था में पहुंच गया अंबानी जी का लड़का। कितना भी पैसा हो, लेकिन ये पैसे से नहीं खरीदा जा सकता
क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, क्रमबद्धता का नियम, इसलिए क्रमबद्ध या क्रमिक रूप से ही विकास होता है। अगला नियम है परस्पर संबद्धता का नियम। परस्पर संबद्धता का नियम, परस्पर संबद्धता का मतलब है आपस में जुड़े होने का नियम, आपस में जुड़ा हुआ होना। आपस में किसका जुड़ा हुआ होना? तो देखिए, व्यक्ति का जो विकास है वो शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। ये विकास के आयाम हैं। इन विकास के आयाम में आपस में संबद्धता पाई जाती है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का शारीरिक विकास तो बिल्कुल नहीं हो और उसका संवेगात्मक या सामाजिक विकास बहुत ज्यादा हो जाए या मानसिक विकास उसका बहुत ज्यादा हो जाए। इनका एक परसेंटेज होता है और जब ये बिगड़ जाता है तो फिर उसको आदमी को पागल कह देते हैं। इसलिए इनका एक संबद्ध है, जैसे जैसे शारीरिक वृद्धि होगी वैसे वैसे उसका मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास अपने आप बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इन चारों में क्या पाया जाता है? आपस में संबद्धता पाई जाती है। लेकिन फिर भी ये पूछा जाए कि सर्वाधिक संबद्ध कौन है, तो सबसे ज्यादा संबद्ध पाए जाते हैं आपस में शारीरिक और मानसिक विकास। कभी अगर ये पूछा जाए कि बताओ निम्न में से कौन सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है इन चारों में से, तो शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद में अगला नियम है या सिद्धांत, जिसको हम कह सकते हैं जनरल प्रिंसिपल, वह है मस्तकोधमुखी विकास। मस्तकोधमुखी विकास, इसका मतलब है कि विकास जो होता है गर्भावस्था के दौरान, इसमें सबसे पहले मस्तक का विकास होता है। मस्तिष्क का सबसे पहले विकास होता है, फिर धड़ क्षेत्र का विकास होता है, उसके बाद पैर क्षेत्र का विकास होता है। इसको हम मस्तकोधमुखी विकास कहते हैं। सबसे पहले मस्तिष्क का विकास, धड़ का विकास, उसके बाद पैर क्षेत्र का विकास होना मस्तकोधमुखी विकास कहलाता है। एक विकास का नियम, जनरल नियम है अंतःक्रिया का नियम। अंतःक्रिया का नियम, अंतःक्रिया, अब किसके बीच में अंतःक्रिया? अंतःक्रिया का नियम है कि देखना, सुनना, बोलना, LSRW, लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और पढ़ना, इनका ये सही क्रम है। LSRW, एक नंबर पे सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग और लिखना। तो इस क्रम में चारों में अंतःक्रिया पाई जाती है। अंतःक्रिया पाई जाती है, ये चारों एक साथ काम करती हैं। सुनना, बोलना, लिखना, ये एक साथ मिल करके काम करती हैं। जैसा सुनते हैं वैसा ही लिखते हैं, वैसा बोलते हैं।
तो ये अंत्यक्रिया का नियम है। इसके बाद में अगला नियम है वातावरण एवं वंशानुक्रम के गुणनफल का नियम अर्थात एनवायरनमेंट जो होता है वो पर्सन के जो गुण होते हैं उन दोनों का जो गुणनफल होता है उसके बराबर डेवलपमेंट होता है। जो हेरिडिटी होती है पीएच, पर्सन की हेरिडिटी, और एनवायरनमेंट यानी कि उसको कैसा वातावरण मिल रहा है और माता पिता से लक्षण कैसे आए हैं, इन दोनों का गुणनफल शब्द है। इससे विकास प्रभावित होता है। अब एनवायरनमेंट के लिए कहा गया है कि वॉटसन ने कहा है कि आप मुझे एक बालक दीजिए, मैं उसे वह बना सकता हूं जो आप चाहते हैं। तो वॉटसन ने इसको महत्व दिया है एनवायरनमेंट। लेकिन अन्य जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हेरिडिटी को महत्व देते हैं, आनुवंशिकता को महत्व देते हैं कि विकास में आनुवंशिकता का महत्व होता है 90% और एनवायरनमेंट का होता है 10%। लेकिन केवल और केवल वॉटसन के द्वारा ये कहा गया है कि एनवायरनमेंट ज्यादा प्रभावी होता है। तो यहां प्रश्न ये होता है कि विकास होता है वातावरण एवं वंशानुक्रम का गुणनफल, योगफल, शेषफल, भागफल। इस प्रकार से मान लो आपका प्रश्न आ जाए योगफल, शेषफल, भागफल, गुणनफल, तो ये इनमें गुणा का योग होता है, गुणा का चिन्ह होता है। अब क्यों होता है वो देख लें थोड़ा एक एग्जांपल से। 2 × 3 = 6, 2 + 3 = 5, 2 3 - 2 = 1 और 3 में भाग दिया, 3/2 तो 1.5। यदि हम एक ऐसा एग्जाम्पल लें कि 2 और 3 का गुणा करें तो कितना आता है, 6 आता है। 2 और 3 को जोड़ें, योगफल करें तो 5 आता है। 3 में 2 का भाग दें तो माइनस करें, शेषफल करें, घटाएं तो 1 आता है। और 3 में 2 का भाग देते तो 1.5 आता है, भागफल आता है। तो सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ, यहां हुआ गुणनफल में। तो विकास की जो संभावनाएं हैं सबसे ज्यादा वो कहां पर हैं, किस प्रक्रिया के दौरान हैं, तो वो है गुणनफल के दौरान। इसलिए ये आपके ऑप्शन में हो सकते हैं। उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें आधे मिनट में। उसके बाद नेक्स्ट अपना नियम आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम क्या कहता है, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता अर्थात अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मानव प्रजाति से मानव प्रजाति ही उत्पन्न होती है तो सब मानव प्रजाति एक जैसी होती है। तो उनमें इसका फर्क पड़ता है, इसका वातावरण का और आनुवंशिकता का।
जैसा उसको आनुवंशिकता का गुण होगा, जैसा उसका वातावरण मिलेगा, वैसा ही उसको। अभी कोरोना की बात करते हैं। कोरोना ने भारत में इतना कम असर किया, भारत में इसका कम प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसका एक कारण तो है लॉकडाउन, और दूसरा मुख्य कारण है भारतीयों की इम्यूनिटी पावर। मानव तो दूसरे देशों में भी है, लेकिन भारत की इम्यूनिटी पावर किससे ज्यादा है? वातावरण से। क्योंकि हम यहाँ की जो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में रहते हैं, इस जलवायु का प्रभाव है। साथ में दैनिक कार्य और खान पीन, पोषण हमारा ऐसा है कि जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो ये चीज व्यक्तिगत विभिन्नता अलग अलग पाई जाती है, अलग अलग व्यक्ति में, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर। उसके बाद में अगला नियम नेक्स्ट हो वर्तुलाकार नियम। वर्तुलाकार या चक्राकार नियम ये कहता है कि विकास वर्तुल रूप में होता है। वर्तुल रूप का मतलब है कि जैसे हमारी उंगली है, अब इसमें लंबाई जिस तरीके से बढ़ रही है, बच्चे की उंगली छोटी होती है तो उसकी मोटाई भी कम होती है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है तो उसकी मोटाई यानी उसके चारों ओर जो हड्डी है उसके चारों ओर भी क्या होगा? विकास होता जाएगा। हाथ है तो उसका भी विकास होता जाएगा। अगर इसकी लंबाई के अनुपात में मोटाई बढ़ती तो फिर ये बहुत ज्यादा मोटी हो जाती, वो की काम करनी है। तो वर्तुलाकार का मतलब है जिस अनुपात में उसको आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार वो चारों ओर भी वृद्धि करता है। कोई भी अंग, मानव अंग होता है तो अंगों में मोटाई का बढ़ना इसका उदाहरण होता है। मोटाई का बढ़ना वर्तुलाकार विकास का उदाहरण है। तीसरा नेक्स्ट नियम है आपका निकट दूर का नियम। निकट दूर का नियम, निकट का मतलब है, अब देखिए मानव का जो केंद्र होता है वो होता है नाभि। मानव का जो केंद्र बिंदु है वो है नाभि। अब इस नाभि से सिर की ओर, पैर की ओर विकास होता है अधिक लंबाई में, लेकिन कमर की ओर विकास होता है दोनों तरफ, लेकिन कम होता है या अधिक होता है। अगर जितनी लंबाई में विकास हुआ है उतनी ही कमर की भी चौड़ाई बढ़ जाती, इतनी तो एक वर्गाकार मानव होता। तो इसलिए ये जो है एक सही विकास का रूप है इस केंद्र से। निकट दूर अर्थात केंद्र से जो दूर है सिर, उसकी लंबाई ज्यादा हो रही है और जो साइड वाला परिधीय भाग है उसकी वृद्धि कम हो रही है, अनुपात, सही अनुपात में। इसको हम कहते हैं निकट दूर का नियम। उसके बाद नेक्स्ट अंतिम नियम है आपका प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल। सामान्य क्रिया से विशिष्ट क्रिया। का नियम। देखिए सामान्य क्रिया और विशिष्ट क्रिया क्या है? बालक जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में वो हलचल पैदा करता है, हाथ हिलाता है। हाथ हिलाना या सिर को हिलाना
पेट के बल हिलना, ये सामान्य क्रिया है, पूरा हाथ हिलता है। लेकिन उंगली चलाना, आंखों पर नियंत्रण करना या किसी शरीर के अंग के किसी विशेष भाग को कंट्रोल करना कहलाता है विशिष्ट क्रिया। तो बालक पहले सामान्य क्रिया को सीखता है, उसके बाद विशिष्ट क्रिया अर्थात पहले हाथ पे कंट्रोल करना सीखेगा, उसके बाद फिर उंगली पर कंट्रोल करना सीखेगा। इसको कहते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रिया का नियम। तो इस तरीके से आपके ये नियम की बात होती है कि विकास के कौन कौन से सामान्य नियम हैं। अब आगे हम बात करेंगे विकास की अवस्थाओं की। तो विकास की अवस्थाओं में इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। विकास की अवस्थाओं की बात करते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं विकास की अवस्थाएं? तो विकास की अवस्थाओं में नंबर 1 है गर्भावस्था, नंबर 2 है शिशु अवस्था, नंबर 3 बाल्य अवस्था, नंबर 4 किशोर अवस्था, नंबर 5 प्रौढ़ अवस्था, नंबर 6 वृद्धा अवस्था। गर्भावस्था जो है इसका समय होता है 9 माह अथवा 270 से लेकर 280 दिन डे, अथवा 40 सप्ताह डेज में पूछा जाए तो 280 दिन, और अगर वीक में पूछा जाए तो 40, और 10 चंद्रमास। देखिए चंद्रमास क्या है? चंद्रमास का मतलब है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में करता है। तो 27.5 दिन में करता है, 27 × 10 करते हैं तो 270 दिन। तो ये चंद्रमास का मतलब है चंद्रमा का पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करना चंद्रमास कहलाता है। तो चंद्रमास 10 होते हैं। इसके बाद शिशु अवस्था, जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था तक शिशु अवस्था। बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष तक, किशोर अवस्था 13 से लेकर 19 वर्ष तक, 20 से लेकर के अधिक 50 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में प्रौढ़ अवस्था, और 60 वर्ष से आगे का जो भाग होता है सीनियर सिटीजन जिसको हम कहते हैं, वो वृद्ध अवस्था का भाग होता है। हमारे पैटर्न में सिलेबस में ये बातें की गई हैं, केवल गर्भावस्था पढ़ना है आपको, शिशु अवस्था पढ़ना है, बाल्यावस्था पढ़ना है, किशोर अवस्था, क्योंकि बात यह टीचिंग की हो रही है। पढ़ाने के लिए जब हम जाते हैं तो गर्भावस्था इसलिए आपको पता होना चाहिए कि बालक का विकास गर्भावस्था में कैसे होता है। शिशु को आप पढ़ाएंगे
क्योंकि अभी नया पैटर्न राजस्थान गवर्नमेंट भी इसको प्रारंभ करने वाली है, जिसको हम नर्सरी क्लास कह रहे हैं। एलकेजी और यूकेजी कक्षाएं अभी विद्यालयों में आ जाएगी, और अभी भी वो आंगनवाड़ी में तो है ही। इसके बाद में बाल्यावस्था के बच्चों को रीट वाले पढ़ाते हैं, किशोर अवस्था, तो किशोर अवस्था में सीनियर सेकेंडरी के बालक। तो आपके लिए ये एक तो गर्भावस्था और शिशु अवस्था और बाल्यावस्था रीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड के लिए किशोर अवस्था इंपॉर्टेंट है, उनको अलग से दिया भी है सिलेबस में। इस तरीके से हम इन अवस्थाओं की बात करेंगे, और ये हम बात करेंगे अब अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। मैं समझता हूं आपको जो वीडियो मिल रहे हैं और जो वीडियो आप देख रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। मैं अपना पूरा प्रयास अच्छे से आपको सफलता दिलाने के लिए कर रहा हूं, इसलिए आप भी मेरा सहयोग दें, ध्यान से इसको सुनें, एक बार की जगह 2 बार सुनें। जितनी बार आप इसको रिमाइंडर करेंगे उतनी बार ही आपको ज़्यादा फायदा होगा। और इस वीडियो को और इस चैनल पर अन्य वीडियो जो भी हैं उनको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले और आगे हम और भी आपको अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे, ऐसा हमारा प्रयास जारी है। कोई सुझाव अगर आपको लगता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट के रूप में अपना सुझाव दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।